आप सभी लोगों को नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं अपने एक और वीडियो के साथ। पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा और मैंने आपको बहुत हद तक रियलिटी बताने की कोशिश की। तो दो तरह के लोग थे, एक तो जिसने रियलिटी को समझा और एक जिसने रियलिटी को नेगेटिव भी थोड़ा अलग तरीके से लिया। तो ये वीडियो बहुत ज़रूरी बन जाता है क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको बीएससी और एमएससी वाले स्टूडेंट की पूरी कहानी सुनाई थी। अब मैं आपको उन स्टूडेंट्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ साइंस के, जो एक मेजॉरिटी में है, मतलब बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में है। बीएससी अगर 10 बच्चा करता है तो अगर हम बीटेक की बात करते हैं तो वहाँ पर 1000 बच्चा बीटेक के लिए तैयार रहता है। तो आप सोच सकते हो कितना मेजॉरिटी में आपके पास बीटेक वाला बच्चा मौजूद है पूरे अपने सिस्टम में। अब बात को समझिएगा। तो अपना हेडिंग वही है, कहानी जारी रखते हैं विज्ञान के स्टूडेंट की। यहाँ से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, आप लोग जो नज़रिया यहाँ से बनाओगे वो आपका खुद का हो सकता है, लेकिन जो मैं बताने की कोशिश करना चाहता हूँ आप उस बात को समझिएगा। अपन फिर से कहानी करते हैं 10th क्लास से स्टार्ट। और 10th क्लास से जब स्टार्ट करते हैं फिर से वही कहानी कि 10th के बोर्ड एग्जाम के बाद हमें डिफरेंट स्ट्रीम को चूज करना था, जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टॉप पर दिमाग में बैठा दी जाती है साइंस स्ट्रीम, उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम, उसके बाद आर्ट्स स्ट्रीम, जहाँ पर हर एक स्कूल परसेंटेज के बेसिस पर साइंस में एडमिशन देता है। तो हमें ये समझ में आना शुरू हो जाता है कि साइंस में वही बच्चा एडमिशन लेता है जिसके परसेंटेज बहुत अच्छे आए हैं, या फिर यूँ कह लो जो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब जब बच्चा 10वीं से 12वीं में आता है तो वहीं पर उस बच्चे को अलग कर दिया जाता है बाकी कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों से। कहीं ना कहीं ये तो माना जाता है कि साइंस का बच्चा कहीं ना कहीं एक लेवल आगे डिजर्व करता है अपने कुछ भी किसी भी चीज के लिए। ठीक है, ये बात हो चुकी है। अब कहानी आती है 12th क्लास की। देखो, हमारे पास हमारे इस इंडियन सिस्टम में दो तरह के 12th क्लास के स्टूडेंट होंगे। आजकल एक बच्चा तो वो होगा जो स्कूल सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है और एक बच्चा वो होगा जो कोचिंग सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है। और कोचिंग सिस्टम के बच्चों की ना ही बात करें तो ज़्यादा अच्छा है, वो बच्चा 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से ही कोचिंग स्टार्ट कर देता है सो कॉल्ड एग्जाम, आईआईटी जेईई और नीट एग्जाम्स के लिए। आप खुद सोचो, एग्जाम 12th के बाद है लेकिन बच्चे की जो तैयारी है वो 6ठी 7वीं 8वीं से ही शुरू हो जाती है। मतलब पेरेंट्स कितने डेडिकेटेड होते हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर स्कूल वाले सिस्टम से कंपेयर करें, स्कूल वाले बच्चे से कंपेयर करें कोचिंग वाले को, तो वो बच्चा पहले ही अपने आप पे पीछे रह जाता है। मैं आपको बात करना चाहता हूँ स्कूल वाले बच्चे के साथ। 12th क्लास में एक बच्चा स्कूल में आता है, 11th में आता है, सिंपल सी बात है। पहले तो वो 10th से 11th में आने में उसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज होती हैं। बहुत हद तक वो सिलेबस भी नहीं समझ पाता, बहुत हद तक वो चीज़ें नहीं समझ पाता क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट होता है। और आप सभी साइंस स्टूडेंट हो, आपको अच्छे से पता है कि 10th से 11th आने में कितनी ज़्यादा दिक्कतें थी। फिर धीमे धीमे मेहनत कर करके बहुत अच्छे से बैक करते हैं, रिकवरी करते हैं और 12th में फिर से उसी प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और फिर से स्कोरिंग बढ़ जाती है। और फाइनली कैसे भी किसी भी तरीके से अपनी जो एंडिंग है वो थोड़ी हैप्पी टाइप बन जाती है, जहां पर हमारे बोर्ड में अच्छे नंबर आ जाते हैं। अब कहानी यहां पर खत्म नहीं थी। जब 12th के बोर्ड के नंबर खत्म होते हैं उसके बाद अपनी अगली टेंशन है कि क्या आप जेईई मेन एग्जाम दे रहे हैं, क्या आप नीट एग्जाम दे रहे हैं। ये दो ही एग्जाम ज्यादा फेमस होते हैं हमारे पूरे इंडिया में। ऑलमोस्ट जो 99% बच्चे हैं वो इन एग्जाम्स के लिए डेडिकेटेड होते हैं। आप भी अपने टाइम पे रहे थे, मैं भी अपने टाइम पर रहे थे, क्योंकि रीजन उसका हमारे आसपास के लोग हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में सिर्फ इसी को सबसे ऊपर बना रखा है। तो अगर हम कहीं ना कहीं सबसे पहले बात करते हैं तो ये जो बच्चा डेडिकेटेड था तो इसको लगता है कि हाँ, हम जेईई मेन एग्जाम क्रैक करेंगे, जेईई मेन एग्जाम क्रैक करके हम बीटेक में जाएंगे। अब कहानी यहाँ पर दो पहलू में जाएगी। एक तो कहानी वो जो 12th क्लास का बच्चा या फिर जो बच्चे जेईई मेन क्रैक कर देते हैं, बीटेक में एंट्री ले लेते हैं, और एक बच्चा वो जो कि ड्रॉप करता है और ड्रॉप के बाद फिर बीटेक में जाता है। तो मैं थोड़ी सी कहानी आपको ड्रॉपर की सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी लाइफ में खुद ड्रॉपर रहा हूँ। तो आज इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहला सवाल कि सर क्या 12th के बाद हमें ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। इसके बाद दूसरा सवाल कि सर हमें इससे क्या क्या बातें समझ में आई और इससे क्या क्या बातें समझ में आएंगी और हम इन दोनों में से क्या प्रीफर करें। तो पहले सवाल की बात करते हैं। बहुत सारे 12th के बच्चों के मेरे पास मैसेजेस आए, बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए इस चैनल पर कि सर ड्रॉप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमारा जेईई मेन का एग्जाम ऐसा गया, ये हो गया, हमारी इतनी परसेंटाइल थी, हमने कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाई। तो उसके पीछे रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। एक रीजन की हम बात नहीं करें ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ड्रॉप हम तब सोच सकते हैं जब हम किसी चीज़ से बहुत कम दूरी से रह चुके हैं।
अगर हमारा उस चीज से इतना फासला है जो कि हमें खुद समझ में आ रहा है कि हमारा ये चीज यहाँ पर है, बीटेक की डिग्री हमारे पास एक टॉप कॉलेज से यहाँ पर है और हमारा जो प्रिपरेशन है वो यहाँ रहेगा, अगर हम 1 साल भी मेहनत करते हैं तब। देखो कट ऑफ आपको कहीं ना कहीं आइडिया देती है, आपके जो नंबर आ रखे हैं उस नंबर से आपको आइडिया मिल जाता है कि आपने कट ऑफ किस तरीके से पास करके कितना अच्छा नंबर लेके आया। तो एक तो होता है टॉप कॉलेजेस के लिए फाइट करना और एक होता है बीटेक करना, दोनों चीजों में फर्क है। तो मैं सबसे पहले रिकमेंड ये करना चाहूंगा, पहली बात कि आप ड्रॉप बहुत सोच समझ के लीजिएगा। जिस बच्चे को ये भी नहीं पता कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी टॉपिक होता है, वो तो बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे अपने टाइम पर नहीं पता था। जब अपन ने ड्रॉप किया था तो उस समय अपन को नहीं पता था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपको सही से ये भी नहीं पता कि क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या बातें हैं जो पढ़नी पड़ेंगी, अरे सर वो सर बता रहे हैं कि इतना पढ़ोगे, इस तरीके से पढ़ोगे तो हो जाएगा। आपको डिफरेंट चैनल्स मिल जाएंगे जो बोल देंगे 1 साल ड्रॉप ले लोगे तो आप बहुत अच्छे से ये कर लोगे, वो कर लोगे। देखो सब कोई लाइफ में अपने जो तजुर्बे हैं, अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है आपके साथ। आपके एक्सपीरियंसेस कभी भी कोई शेयर कर ही नहीं सकता, क्योंकि आपने वो जिंदगी जी ही नहीं है। वो जब आप जीना शुरू करोगे तो आप भी आगे चल के किसी को अपने ही एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे, जहां पर ये बच्चा ऐसा कर रहा था, वो बच्चा ऐसा कर रहा था, किसी ने ड्रॉप करके टॉप मारा, किसी ने ड्रॉप करके ये कर दिया। आप कभी भी उस बच्चे से कंपेयर अपने आप को कभी करना ही मत। आपको खुद पता होगा कि आपका अगर सब्जेक्ट है, अगर आपके मैथ फिजिक्स बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री थोड़ी वीक है, तो आप ड्रॉप की सोच सकते हो। यदि आपकी मैथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, फिजिक्स थोड़ी वीक है, तो ड्रॉप की सोच सकते हो। मतलब 3 सब्जेक्ट में से यदि 2 सब्जेक्ट बेस्ट है आपके और 1 सब्जेक्ट वीक है तो आप सोच सकते हो। लेकिन अगर आपके सारे ही सब्जेक्ट एक तरीके से खराब है, जहां पे आपको एक प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, जहां पे आपको जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना है। और आप खुद सोचो, आप लोग तो 1 साल ड्रॉप करोगे जहां पे कोचिंग लोगे, और एक बच्चा जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास से ऑलरेडी कोचिंग लेता आ रहा है, तो अगले साल कंपटीशन और टफ हो जाएगा। एक बात तो पक्की है, हर साल कंपटीशन टफ होने वाला है, कभी भी कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि आप लोग ड्रॉप करके कंपटीशन फाइट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल कर दोगे। लेकिन मैंने बोला उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए फासला इतना है या फासला इतना है। अगर कोई कह रहा है इतने फासले पे भी आप कर दोगे, तो कहीं ना कहीं लाइफ में ये रिस्क लेने वाली बात है। और मैं तो हमेशा चाहूंगा कि हमेशा वो काम करूं जिसमें रिस्क बहुत कम हो। जिंदगी एक बार मिलती है, फैसला एक बार लिया जाता है और एक ही बार जिंदगी जी जाती है, ठीक है। तो मेरे एक्सपीरियंसेस तो बहुत खराब थे जिंदगी में, वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। अपन किसी पे इस पे ड्रॉपर पे एक दिन अलग पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरी कहानी बताऊंगा मैं, क्या कैसी चीजें थी क्या नहीं। बस आपको यहाँ पे हल्का सा हिंट दिया है क्या है, बाकी आपको एंड में और अच्छे समझ में आएगा जब मैं अपने इस वीडियो को खत्म करूंगा। आइए कहानी करते हैं बीटेक वाले लोगों की शुरू। हम लोग बीटेक में एडमिशन ले लेते हैं बहुत सारे, कि जहां पर टॉप रैंक आती हैं, सब कुछ आता है। तो हमारे दिमाग में 12th में ये चलता था कि बीटेक के बाद 4 साल की डिग्री के बाद अपना प्लेसमेंट होगा, जहां पर कम से कम जॉब अपनी 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख की तो जॉब रखी हुई है। तो सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिनके दिमाग में ये है कि बीटेक की 4 साल की डिग्री के बाद आपका प्लेसमेंट हो ही जाएगा, इस बात को आप साइड कर दो। ये रियलिटी नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखने वाला है जो आपको ट्रुथ बताएगा, रियलिटी बताएगा। बहुत सारे आपको मिलेंगे कि हाँ इतना पैकेज था मैंने छोड़ दिया, इतना पैकेज था मैंने छोड़ दिया। रियलिटी तो ये होती है कि इवन 20 to 30,000 का भी प्लेसमेंट मिलना बीटेक के बाद बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बीटेक छोड़ो यार, एमटेक की बात करते हैं, वहां पर भी डिफिकल्ट हो जाता है। धीमे धीमे कहानी को सुनिए। देखिए बीटेक को 2 तरीके से 2 पार्ट्स में बांटता हूं मैं यहाँ पर। एक तो IIT, NIT और GFTI गवर्नमेंट फंडेड जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, और एक प्राइवेट कॉलेजेस। अगर अपन रिजल्ट की बात करते हैं, जब जिस दिन रिजल्ट आ जाता है उसी दिन हमें समझ जाना चाहिए कि कौन इस फील्ड में डिजर्व करते हैं और कौन इस फील्ड में डिजर्व नहीं करते हैं। तो टॉप हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं जो जेईई मेन के बाद जेईई एडवांस फाइट करते हैं। वही स्टूडेंट हर जगह, वही आपको पहले साल में भी चमकेगा, वही आपको चौथे साल में प्लेसमेंट के टाइम भी चमकेगा। कोई नया बच्चा नहीं हो तो नया रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा जो वहां पर आपको अलग लेवल पर प्लेसमेंट करता हुआ दिखाई देगा। उसी बच्चे की बात करते हैं तो अराउंड पूरे IIT NIT वगैरह में 50,000 सीट अप्रोक्स हैं, जिसमें से 80% प्लेसमेंट होता है। बिल्कुल बात सही है कि IIT और NIT और GFTI में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसमेंट होता है। तो अगर इतनी सीट्स है 50,000 अराउंड, सारी सीट्स को अगर हम जोड़ दी जाए, हर ब्रांच को, हर प्रकार की ब्रांच,
कैसी भी ब्रांच आप ले लो, मेन तो ब्रांचेस आपके पास ये होती है जिसमें CS मोस्ट फेवरेट होती है। आप किसी भी टॉपर को अगर सुना होगा तो आपने टॉपर को ये सुना होगा IIT बॉम्बे से CS करना है, आपने और कुछ नहीं सुना होगा। रीजन पता है क्या? क्योंकि उसकी प्लेसमेंट सबसे हाईएस्ट होती है, तो हर कोई हाईएस्ट प्लेसमेंट की तरफ बढ़ना चाहेगा, पीछे तो आपको कोई भी नहीं करना चाहेगा। तो ये वाली बात आ रही है जहाँ पे 80% प्लेसमेंट होता है, और उसमें भी कौन सी होती हैं? कोचिंग कंपनी होती हैं जो कि फैकल्टी आपको देती है। जैसे बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम आप बहुत अच्छे से जानते हो, जिनसे आप पढ़ भी रहे हो, वो एज अ फैकल्टी आपको रिक्रूट करती है वहाँ से। अब इसमें से अगर 3 से 5,000 बच्चा अगर अपन देख लें तो इसी बच्चे का जो आपको पैकेज चमकता ना जिंदगी में कि ये पैकेज खतरनाक वाला 20 लाख प्लस, अराउंड 50 लाख 80 लाख, जो भी आप जितना देखते हो कि यार बीटेक के बाद मतलब इतना खतरनाक पैकेज मिलता है, करोड़ों का पैकेज चला गया किसी का, तो ये 3 से 5,000 का बच्चा ही होता है जिसका ऑन एन एवरेज 20 लाख प्लस एवरेज पैकेज होता है। अब आप खुद एक दिमाग लगाओ यार, एक साल में बच्चा 15 लाख बैठा, 15 लाख में से कितने ही बच्चे कम करोगे फिर भी मैक्सिमम बच्चा रहेगा। और मैक्सिमम बच्चों में से वो जब 4th ईयर में अपने जाएगा तो 4th ईयर के टाइम क्या था उसका, इतना ही बच्चा जो आप पैकेज सोचते हो कि हर बच्चे के अगर एवरेज की भी बात करेंगे तो 7, 8, 10 लाख का हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये रियलिटी आ जाती है। इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। हमारे दिमाग में सिर्फ यही चलता है कि हमें 4th ईयर के बाद इतना पैकेज मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये बात हो गई। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूँ तो यहाँ तो बहुत बुरा हाल होता है। मतलब आप ही से पहले पैसा लेते हैं दबाकर, उस पैसे को लेने के बाद फिर आपको डिफरेंट सिस्टम से गुजारते हैं, फिर आपका प्लेसमेंट करवाते हैं, और ऑन एन एवरेज 5 से 6 लाख का प्लेसमेंट होता है। वो जो आप देख रहे हो ना कि किसी का 50 लाख हो गया, किसी का 80 लाख हो गया किसी प्राइवेट कॉलेज में, वो सिर्फ ऐड के काम आता है। ऐड लगा देते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा इस कॉलेज से मैक्सिमम 80 लाख है तो हमारी मिनिमम कम से कम 10-15 लाख 20 लाख तो हो ही जाएगी। ये बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ ऐड के काम आती है। जहां पर 1-2 बच्चे अगर हो भी जाए वो भी बहुत ही मतलब हार्ड वर्किंग, मोस्ट ऑफ द जीनियस टाइप स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपने खुद एक्स्ट्रा एफर्ट से वो चीज ग्रैब की है। ठीक है, तो ये वाली बात होती है जिसमें आप अगर 1 लाख स्टूडेंट ऑन एन एवरेज ले लो कि जहां पर ऑलमोस्ट अगर आप लोगे तो अराउंड 1,50,000 बच्चों को आप मान लो कि जो इस तरीके से जॉब में चले गए हैं, जहां पर ये पैकेजेस आपको दिख चुके हैं। ये हमारी कहानी हो चुकी है बीटेक की खत्म। यही होता है बस बीटेक में, और कुछ नहीं है। आप सोचते हो कि जो भी बच्चा बीटेक कर लेगा 4th के बाद उसको 4th ईयर के बाद एक जॉब रखी हुई है, कंपनी आएगी प्लेसमेंट करेगी, ऐसी बिल्कुल भी रियलिटी नहीं है। इसको हटाओ। अब उसके पास ऑप्शंस आते हैं, या तो वो टीचिंग इंडस्ट्रीज में जाए, या फिर वो SSC, या फिर वो अदर गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे। तो मोस्टली इस चीज को ज्यादा प्रेफर करते हैं बीटेक वाले। जो मेजोरिटी ऑफ बीटेक वाले स्टूडेंट्स होते हैं जहां पर उनका ग्रेजुएशन डिग्री होती है, जहां पर वो SSC एग्जाम, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स उनकी तैयारी करते हैं और टीचिंग को प्रेफर करते हैं। अगर मैं टीचिंग की बात करूं तो आप मोस्टली अगर यूट्यूब पे देखोगे तो आपको हर मतलब कि ऐसे कह लो 10 में से 5, 6, 7 बंदे तो वही टैग लगाते हुए नजर आ जाएंगे। कोई IIT का टैग लगाएगा, कोई NIT का टैग लगाएगा, कोई टॉप इंस्टीट्यूट्स का लगाएगा। तो सिंपल सी बात समझो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो नहीं, उनका टीचिंग में है, टीचिंग में डेडिकेशन है, वो बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छे तरीके से है। लेकिन क्या टीचिंग को एक टैग से अपन रिलेट कर सकते हैं? ये चीज आप ही लोग करते हो और कोई नहीं करता। आप ही लोगों ने इस चीज को बढ़ावा दिया है। हाँ यार, वो फलाना IIT में पढ़ रहा तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा, वो इस NIT में पढ़ रहा तो बहुत अच्छा पढ़ाएगा। मतलब अगर कोई नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहा तो उसको पढ़ाना बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये हमारी रियलिटी बना दी पूरी इंडियन सोसाइटी की, हमारे सिस्टम की। ठीक है, इसके बाद बच्चा कुछ होता है वो गेट में जाता है, जहां पर वो बच्चा गेट के लिए ड्रॉप करता है, गेट की तैयारी करता है, ड्रॉप करके और फिर वो एमटेक जाता है। आपने कभी सोचा है कि वो गेट के लिए जब ड्रॉप करता है उस समय भी कितना खर्च करता होगा? और मोस्टली वो बच्चे होते हैं जो कि प्राइवेट कॉलेजेस से होते हैं। वो बच्चा गेट की तैयारी करता है, एमटेक करता है, फिर वो NIT IIT की सोचता है, फिर सोचता है कि मुझे जॉब मिल जाएगी। लेकिन वहां पे भी ये रियलिटी आती है कि उसके लिए वहां पर इवन आपको रियलिटी बताऊं तो 30-40 हज़ार की भी जॉब नहीं मिलती है। आप खुद सोचो, 6 साल सिस्टम के थ्रू गुजरने के बाद भी उसको एक जॉब फिक्स नहीं मिल पा रही है, और उसके बाद लास्ट में एक टीचिंग ऑप्शन बच जाता है। मतलब इतना सब कुछ करने के बाद यहाँ से उसने शुरुआत की, जहाँ पर उसने दबा के पैसा खर्च किया, कोचिंग पर खर्च किया, कॉलेज में खर्च किया, कॉलेज में खर्च करने के बाद पूरे सिस्टम में खर्च करते करते एंड में कोचिंग फिर उसने ज्वाइन की, फिर उसने ये सिस्टम में डिग्री ली, एंड में कहां पर आ गया? टीचिंग में आ गया। मतलब मेरा ये जो वीडियो है पर्टिकुलर उस ऑडियंस को लेकर है, उन बच्चों को लेकर है जो ये सोचते हैं कि बीटेक करने के बाद या ये करने के बाद हम टीचिंग करेंगे टैग के साथ।
है ना, और टैग ना भी मिल पाए तो फिर उनको मजबूरी में चीज़ें करनी होती है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं एक बहुत ही फेमस कोचिंग में पढ़ा था अपने ड्रॉप ईयर में। वहाँ पर एक सर आए थे और उनका वो पहला ईयर ही था, एमटेक कर रखे थे, तो बाल वाल सब जा रखे थे उनके, तो बहुत एज भी हो चुकी थी, सिंपल सी बात है, बीटेक एमटेक करके, और फिर पता नहीं उन मतलब बहुत खतरनाक डिग्रियाँ ले रखी थी। तो हमें बता दिया गया ये सारे ऐसे करके बहुत खतरनाक डिग्री है, आईआईटी दिल्ली से है। तो हमारे दिमाग में एक इमेज आ गई आईआईटी दिल्ली से है, मतलब चाहे वो अच्छा पढ़ाए खराब पढ़ाए हैं आईआईटी दिल्ली से, तो पहले आता तो कुछ है। जब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बस मैं सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि हमारे इस इंडियन सोसाइटी में दिक्कत यही है, रियलिटी कुछ और है और सिर्फ हमें हमारे सामने एक पर्दा लगा दिया गया है, जो आपको जो दिखाना चाहते हैं वही आप देख रहे हो, रियलिटी कुछ और ही हो जाती है। और मुझे नहीं, भगवान जाने आप लोगों को आज तक किसी ने क्यों नहीं बताया ये सब चीज़ें क्या रियलिटी है। मैं तो एक बीएससी वाली फील्ड का हूँ, मुझे इतना आइडिया नहीं, लेकिन हाँ मेरे जो साथ के दोस्त हैं जिसको 10th से 12th में आने पर बहुत अच्छा स्टूडेंट का टैग मिल गया था कि साइंस के हो तुम, बहुत अच्छे हो, आज वो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं। तो मुझे बहुत फील होता है कि इतना अच्छा पैसा इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी एक जॉब एश्योरेंस नहीं है, एक जॉब फिक्स नहीं है, और फिर भी उसको मजबूरी में एंड में टीचिंग ही करना पड़ेगा, टीचिंग ही उसको एक लास्ट ऑप्शन मिल पाएगा। तो आप खुद सोचो ना कि जब हम कोई मन से काम ना करें और बिना मन के काम करें तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं। ये सारी बातें हैं जो मुझे आपको एक रियलिटी के थ्रू बतानी थी कि हमारे इस पूरे सिस्टम में क्या चल रहा होता है। मतलब इसमें बहुत सारी बातें जो मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। मैं बस आपको एक आइडिया देना चाहता था कि आप जिस सिस्टम में सोचते हो कि मुझे 4th ईयर के बाद एक जॉब मिल जाएगी, तो ये कोई गारंटी नहीं होती। बस आप इस लाइन से ही समझ जाओ, आपको खुद अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा। आपको करीब करीब 400 पेपर देने पड़ते हैं, और बीटेक में आपके पास कोई भी थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंटल चीज़ें ज़्यादा होती हैं, मैक्सिमम एक्सपेरिमेंटल पे फोकस होता है, फीस बहुत ज़्यादा होती है, और अगर कोई इसमें टीचिंग करना भी चाहेगा तो उसको फिर 4 साल और टाइम देना पड़ेगा। 4 साल का एक्सपीरियंस भी तो उसके पास होना चाहिए, तब जाके वो एक अच्छा टीचर बन पाता है। तो 10 साल तो उसको टीचिंग करने में लग गए। मतलब आप खुद सोचो, अगर इतने सारे बीटेक करके इतना इस तरीके से टीचिंग फील्ड में ही आ रहे हैं, और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टीचिंग ही करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है। अगर आपको सिर्फ टीचिंग ही करनी है तो कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आप बीटेक में जाओ, बीटेक में कोई टैग लो, या फिर इतने अच्छे खासे पैसे खर्च करो, 6 साल टाइम दो, फिर 4 साल और टाइम दो, जहाँ पर आप फिर से पढ़ो बच्चों को पढ़ाने के लिए, जहाँ पर आप अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करो। अगर आपको टीचिंग करनी है, आपको समझ में आ रहा है कि हाँ मुझे आगे टीचिंग की फील्ड में जाना है, मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है, पर्टिकुलर इस फील्ड में जाना है, तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप इस फील्ड को छोड़कर आप इस फील्ड में स्विच करो। ये बेस्ट फील्ड है अपने आप में, टीचिंग के लिए बेस्ट फील्ड है। कैसे? सबसे पहली बात तो यही है कि यहाँ पर आपका जो एक्सपेंसेस होता है कॉलेज का बहुत कम है, और ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में। और दूसरा, आपको यहाँ पर थ्योरेटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलती है, जो कि पढ़ाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप जब बीएससी करोगे तो 2 तरह की होती है, एक ऑनर्स होती है और एक जर्नल होती है। मैक्सिमम जो अच्छी यूनिवर्सिटीज है उसमें ऑनर्स होती है, जहाँ पर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, मैथ ऑनर्स, जहाँ पर अपने आप सब्जेक्ट में एक प्रो बनोगे, बढ़िया सा एक कॉन्फिडेंस आएगा। जो आपको जेईई मेन के टाइम दिक्कतें हो रही थी, मान लो फॉर एग्जांपल आपको मैथ में, फिजिक्स में दिक्कत हो रही थी, आपका केमिस्ट्री बहुत अच्छा था, आप केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हो। मैथ फिजिक्स में, फिजिक्स बहुत अच्छा था, फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। मैथ बहुत अच्छा था आपका, मैथ बहुत अच्छे पढ़ सकते हो। ऐसे मैं यकीन से कह सकता हूँ लाखों बच्चे होंगे जिनको तीनों सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता होगा। मैं उन बच्चों के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर आप मुझे ये देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप ड्रॉप करके जेईई मेन की तैयारी करके फिर से इस बीटेक की फील्ड में ना जाओ। 6 साल टाइम दो, 6 साल टाइम देने के बाद कोई गारंटी नहीं कि प्लेसमेंट हो या ना हो। उसके बाद 4 साल और मेहनत करो, अगर आपको एंड में टीचिंग ही एक ऑप्शन मिल रहा हो तो आप इस फील्ड में जाओ जहां पर आप अच्छे कॉलेज में बीएससी में एडमिशन लो। अगर अच्छा कॉलेज नहीं भी मिल रहा है, आप खुद अपने आप से अच्छी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, थ्योरेटिकल नॉलेज करना स्टार्ट कर सकते हो। और मैंने आपको ये बता ही दिया कि एक सब्जेक्ट की ब्यूटी अपनी अलग ही होती है। मुझे अपने टाइम पर केमिस्ट्री पढ़ना था, इसलिए मैंने केमिस्ट्री में एडमिशन लिया। उस समय केमिस्ट्री में चीज़ें सीखना स्टार्ट की। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी, मुझे केमिस्ट्री में एक अच्छा टीचर बनना है, इसलिए मैंने ये वाला फील्ड चुना, ये वाला फील्ड नहीं चुना।
और जब मैंने ये चुना तो आज मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है, मैं अपने आप में सेटिस्फाइड हूँ। अगर आपने इस चैनल पे कंटेंट देखा होगा तो आपको लगता होगा कि एक अगर हम बीटेक वाले टीचर से कंपेयर करें, भले ही वो आईआईटी का क्यों ना हो, लेवल अपना अच्छा ही है, मतलब डाउन नहीं जाने वाला, बहुत अच्छा लेवल है। उसके बाद आपको एमएससी करने का मौका मिलेगा जहां पर आप अपने सब्जेक्ट को और अच्छे लेवल पे लेके जा सकते हो, एक सब्जेक्ट में अलग ही क्वालिटी लेके जा सकते हो। फिर आपके पास आईआईटी और एनआईटी आईएससी के टैग लगाने का भी मौका है, जहां पर आप टीचर के लिए अगर आपको लगता है टैग ही जरूरी है तो आप एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। आईआईटी जैम एग्जाम होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आईआईटी जैम एग्जाम होता है, जो कि बहुत फेमस एग्जाम अब धीमे धीमे होता जा रहा है, जहां पर कंपटीशन भी कम है। और आईआईटी जैम एग्जाम की सबसे बड़ी खास बात है ओनली वन सब्जेक्ट, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में एग्जाम होता है। अगर आपका केमिस्ट्री अच्छा है तो सिर्फ केमिस्ट्री आएगा, यदि आपका मैथ अच्छा है तो सिर्फ मैथ आएगा, यदि आपका फिजिक्स अच्छा है तो सिर्फ फिजिक्स आएगा। और ऐसा तो कोई बच्चा नहीं जिसका एक भी सब्जेक्ट अच्छा नहीं है। अगर एक भी सब्जेक्ट अच्छा है तो आप उस सब्जेक्ट को देके आप किसी भी आईआईटी और एनआईटी से अच्छे से एमएससी कर सकते हो बढ़िया से। उसके बाद आपकी एक थ्योरेटिकल पोर्शन की नॉलेज और अच्छी बढ़ेगी, जहां पर आप एक और अच्छे टीचर की तरफ एक कदम आगे बढ़ोगे। लास्ट में फिर आप नेट एग्जाम, जो कि एक नेशनल एलिजिबिलिटी एग्जाम है, उसको निकालकर बहुत सारे ऑप्शन है। टीचिंग का ऑप्शन तो आपके खुला ही है, कोई भी एक टॉप कंपनी, जो कि आप बीटेक के टाइम ये सब करते हो, इतना ये सब रोना गाना चलता रहता है कि यहाँ पर कंपनी आती है, यहाँ पर भी आती हैं और आप ऑलमोस्ट इनके बराबर डिजर्व करते हो। आपका वहाँ पे टीचिंग स्किल देखा जाएगा, वहाँ पे आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है। और अगर आपको मैं बताऊं तो एक एमएससी फील्ड वाला बच्चा बीटेक फील्ड वाले बच्चे से थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत अच्छी रखता है, जितना बीटेक वाले बच्चे को नहीं पता कि सब्जेक्ट में और क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या खास बातें हैं, उससे ज्यादा एमएससी वाले बच्चे को पता है। बीटेक वाले को सिर्फ उतना ही पता है जो उसने अपने टाइम पे उन टीचरों से पढ़ा था, और एक्स्ट्रा कुछ बुक्स पढ़ लेता है। लेकिन एमएससी वाला बच्चा सिर्फ बुक्स में ही खेलता है, उसके सामने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स ही होती हैं जो इस फील्ड में जाता है, चाहे वो बीएससी का हो, एमएससी का हो, इस तरीके से। फिर आपके पास एक ऑप्शन आता है पीएचडी करके रिसर्च, किसी एक पर्टिकुलर, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में रिसर्च करने का, तो आप रिसर्च में जा सकते हो, साइंटिस्ट लेवल आप कर सकते हो, जहां पर आपके बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं। टीआईएफआर होता है, आईएएससी होता है, आईसर होता है, ये तो सबसे टॉप मोस्ट है इंडिया के। तो मेरा कहने का मतलब इस वीडियो के माध्यम से बस इतना है, आप अपनी लाइफ में पैशन पहचानो। अगर आप पैशन पहचान रहे हो और आपका पैशन टीचिंग है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इस फील्ड में आओ और इस फील्ड में अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, और इंक्रीज करके अभी से लग जाओ और 5 साल ऐसी मेहनत करो ना, 3 साल यहाँ 2 साल यहाँ, जहाँ पर आप जब सामने खड़े हो तो बस बच्चे बोले मजा आ गया सर। फिर आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी, फिर आपको एक्स्ट्रा बुक्स पढ़नी है जो कि आप ऐड करते जाओगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पहले 4 साल दो, फिर 2 साल दो, फिर आप अलग ही सिस्टम में चल रहे हो, मतलब आपको जाना यहाँ है, यहाँ रहे हो, फिर उसके बाद यहाँ जाने के लिए 4 साल और मेहनत करो, 10 साल तो आपके लाइफ के ही चले जाएंगे। तो यही मैं बता रहा हूँ कि डिग्रियां सब अच्छी हैं, डिग्री ये भी अच्छी है, डिग्री ये भी अच्छी है, बस यहाँ सिस्टम में इतनी सारी कमियां हैं कि जो डिजर्व करता है, जिसके पास कोई स्किल होती है, उसकी स्किल का कोई यूज नहीं हो पाता। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके पास स्किल होता है लेकिन वो डिग्री और सिस्टम के चक्कर में खो जाते हैं। तो मैं मतलब बहुत सारे लोगों को तो यहाँ पे नहीं बता सकता किसको क्या क्या करना चाहिए, बहुत सारे अलग अलग बातें होती हैं। हाँ, लेकिन मैं टीचिंग प्रोफेशन को लेके एकदम मतलब 100% श्योर हूँ कि आप इस फील्ड में जाने की वजह आप इस फील्ड को प्रेफर कर सकते हो। और वो बच्चा जिसके पास फाइनेंशियली बैकग्राउंड अच्छा नहीं है वो तो बिल्कुल भी यहाँ पर ना जाए, कोई सेंस नहीं है यहाँ पर, सिर्फ भटकना सा हो जाता है एक तरह से। और रियलिटी बहुत सारे लोग नहीं बताते। और आजकल आपको पता है पीएसयूज वगैरह जो होते हैं, जहाँ पे एक आखिरी सहारा था बीटेक का, मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने का, वो भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। तो सिस्टम बहुत ज़्यादा इंक्रीज डे बाई डे होता रहा खराब तरीके से। तो मैं तो यही कहूँगा, आप लोग ड्रॉप करो तो सोच समझ के करना, जब ये गैप रहे तब ड्रॉप करना आपके एग्जाम्स के टाइम। अगर ये गैप हो तो बिल्कुल भी ड्रॉप करने की मत सोचना। और दोनों में मैंने डिफरेंस समझाने की आपको कोशिश की, बहुत बड़ा डिफरेंस है अगर मैं टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, क्योंकि मैं खुद यही करता हूँ तो मैं आपको यही बहुत अच्छे से बता पाता हूँ। अगर मैं कुछ और बताने की कोशिश करूँगा तो बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो मुझे पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर देंगे। मेरा यहाँ पर बिल्कुल भी नेगेटिविटी फैलाने का उद्देश्य नहीं है, मेरा बस ये है जो एक सही रास्ता है वो बताऊँ। यहाँ पर सबने सही रास्ता मान लिया है, एंड में ये बच्चा खुद तैयारी करता है बीटेक करके, फिर उनको पढ़ाता है जिस एग्जाम की उसने तैयारी की थी। मतलब पूरा एक सर्कल सा चल रहा है,
क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा है, इसमें भीड़ ज़्यादा है, इसमें पैसा ज़्यादा है, इसमें कोचिंग माफिया हैं बहुत तगड़े। तो यार कोचिंग माफिया की अपन बात ही क्या करें। अगर आपको लगता है कि कोचिंग ही सब कुछ करवा पाती है तो स्कूल बंद कर दो ना, कोचिंग में आप डिग्री देना स्टार्ट कर दो। तो क्यों हम स्कूल में अलग से पैसा भर रहे हैं, फिर कोचिंग में हम लोग लाखों लाखों पे कर रहे हैं। और कम से कम अगर आप ये सब कर सकते हो तो कोचिंग का एक फिक्स्ड कर दो कि इस क्लास की इतनी फीस होगी, इस क्लास की इतनी फीस होगी, इस एग्जाम की इतनी फीस होगी। तो सब कोचिंग एक यूनिफॉर्म फीस ले, कोई लाखों में लेता है, कोई अलग ही लेवल पे, हर अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग फीस जाती हैं। सब्जेक्ट वही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, इन्हीं को पढ़ना है और इसी के लिए मतलब अलग ही धंधा बना रखा है। तो बस ये सब बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। बाकी अपना ये सफ़र धीमे धीमे बढ़ता रहेगा, मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा जहाँ पर आपको बता सकूँ और रियलिटी क्या क्या है। तो हाँ, इसी के साथ आप सभी लोगों को धन्यवाद।